आखिर दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आया? दुबई इतना चर्चित देश कैसे है? Airport and shopping center, the most luxurious hotel, and the police patrol the city with sports cars. So how did the Emirates and Dubai in particular get so rich? Because I know Dubai is not Spanish and Dubai is bad because नमस्कार, मैं हूं विवेक। आज बात करेंगे दुबई के पैसे के बारे में कि दुबई के पास जो पैसा है वो कहां से आ रहा है। आप लोगों में से कई लोगों को यह लगता होगा कि दुबई के पास जो पैसा है वो ऑयल की वजह से आ रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। दुबई के पास जो पैसा है वो ऑयल की वजह से नहीं बल्कि कहीं और से आ रहा है। अब अगर ऑयल की बात करें तो दुबई में ऑयल का रेवेन्यू ओनली 1% है। अब अगर ऑयल की बात करें कि किन किन देशों में सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है, तो मैं आपको 10 ऐसे देशों का नाम बताऊंगा जिसमें कि सबसे ज्यादा ऑयल निकलता है। नंबर 1 पर आता है वेनेजुएला, नंबर 2 पर आता है सऊदी अरब, नंबर 3 पर आता है कनाडा, नंबर 4 पर आता है ईरान, नंबर 5 पर आता है इराक, नंबर 6 पर आता है रूस, नंबर 7 पर आता है कुवैत, नंबर 8 पर आता है संयुक्त राज्य अमीरात जिसमें कि दुबई है, नंबर 9 पर आता है संयुक्त राज्य अमेरिका, नंबर 10 पर आता है लीबिया। अब बात यहाँ आती है कि जब ऑयल का रेवेन्यू दुबई में 1% है तो फिर दुबई के पास इतना पैसा कहाँ से आ रहा है? तो इसका बड़ा सिंपल सा जवाब है कि दुबई के पास ऐसी बहुत सी मशहूर चीजें हैं जिनकी वजह से दुबई के पास इतना पैसा आ रहा है। जैसे कि दुनिया की सबसे नंबर 1 टॉलेस्ट बिल्डिंग बुर्ज खलीफा, दुनिया का सबसे लग्जरी होटल 7 स्टार होटल बुर्ज अल अरब, दुनिया का सबसे सुंदर बगीचा फूलों का बगीचा बना दिया, अंडर वाटर ब्रिज बना दिया, दुनिया की सबसे बड़ी सोने की मार्केट गोल्ड सूक बना दिया। इसी प्रकार की बहुत सी चीजें हैं जिनकी वजह से दुबई के पास इतना पैसा आ रहा है। दुबई के जो प्राइम मिनिस्टर हैं शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम, यह बहुत आगे की सोचते हैं। यह कहते हैं हम काम नहीं करते, हम केवल सोचते हैं, और इन्हीं की वजह से दुबई इतना आगे है। दुबई में जो बिल्डिंग है बुर्ज खलीफा बुर्ज अल अरब, वो इन्हीं की वजह से है, और इन्हीं की वजह से दुबई के पास इतना पैसा आ रहा है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि यह सब इतना आसान भी नहीं था? एक समय था जिस समय दुबई के पास कुछ नहीं था, केवल रेत ही रेत था। लेकिन यह सब जानने के लिए हमें थोड़ा पीछे की ओर जाना पड़ेगा। साल 1950 का समय था जिस समय दुबई के पास कुछ नहीं हुआ करता था। दुबई एक मछुआरों का गढ़ कहलाता था। अब ऐसे में भला दुबई में कौन घूमने के लिए आता? उसके बाद साल 1960 का समय आया जिस समय दुबई में ऑयल निकलना शुरू हुआ, और जब दुबई में ऑयल निकलना शुरू हुआ तो दुबई के हालात कुछ सुधरने लगे। लेकिन एक तरफ दुबई में ऑयल निकलने की खुशी हो रही थी और दूसरी तरफ एक गम भी था। और दुख क्या था? दुबई में जो ऑयल था वो रिसर्च करके पता लगाया गया कि वो ऑयल केवल 2016 तक ही चल पाएगा। यह खबर दुबई में आग की तरह फैल गई। लेकिन शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जी इसे एक टूरिस्ट स्पॉट बनाना चाहते थे, लेकिन यह सब इतना आसान भी नहीं था। इन्होंने बाद में एक प्रोजेक्ट बनाने का सोचा। इन्होंने बाद में इंजीनियरों की टीम बुलाई। अब उस टीम को एक ऐसा डिजाइन तैयार करना था जो कि शेख मोहम्मद बिन राशिद अल मखदूम जी को एक बार में ही पसंद आ जाए और उसे बनाने के लिए हाँ कर दें। अब टीम में जो इंजीनियर टॉम राइट जी थे, इन्हें डिजाइन इमेजिंग करने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ी। जरा इनका नाम याद रखना, इनकी वीडियो में आगे बहुत चर्चा होने वाली है। इन्हें डिजाइन इमेजिंग करने के लिए अपनी लिमिट क्रॉस करनी पड़ी। यह डिजाइन इमेजिंग करने के लिए एक शिप में बैठ कर गए, और ऐसे ही कुछ देर बाद इन्होंने देखा कि एक पानी में सेलिंग बोट तैर रही है। इन्होंने देखा कि सेलिंग बोट पानी में बहुत सुंदर लग रही है, तो इन्होंने सोचा कि क्यों ना इसी का डिजाइन मॉडल तैयार किया जाए और शेख मोहम्मद बिन राशिद जी को जाकर इसी का डिजाइन में दे दूं। तो इन्होंने ऐसा ही किया। इन्होंने उसी सेलिंग बोट का डिजाइन तैयार किया और शेख मोहम्मद जी के पास ले गए। शेख मोहम्मद बिन राशिद जी ने जैसे ही डिजाइन देखा वो एक बार में ही इम्प्रेस हो गए, और उसके बाद इन्होंने डिजाइन बनाने के लिए अप्रूवल दे दिया। अब टॉम राइट जी को डिजाइन बनाने का अप्रूवल तो मिल गया, लेकिन अब बात यहाँ आती है कि सेलिंग बोट जैसे डिजाइन की बिल्डिंग पानी में कैसे बनाए? अब बिल्डिंग पानी में तो बनती नहीं है, और वहां पर कोई ऐसा आइलैंड भी नहीं था जिस पर की बिल्डिंग बनाने का काम शुरू किया जाए। अब यहाँ पर टीम को बहुत दिक्कत आ गई। अब टीम को पानी में एक आइलैंड बनाना था। 8 जुलाई 1994 को इसे बनाने का काम शुरू कर दिया गया। टीम ने 1300 फीट दूर पानी में नीचे पत्थर डलवाने का काम शुरू कर दिया गया। 5 मंथ बाद यह आइलैंड बनकर तैयार हुआ। अब इस आइलैंड को अपने ऊपर 2 लाख टन वजन बर्दाश्त करना था, जो कि 50,000 एशियन हाथी के बराबर होता है। लेकिन बाद में कुछ ऐसा हुआ जिसका सबको डर था। बाद में अचानक उस समुद्र में एक ऐसा तूफान आया जिसने अपनी चपेट में उस आइलैंड को भी ले लिया। आइलैंड का एक हिस्सा टूट गया। इस बात की खबर पूरी दुबई में आग की तरह फैल गई, और वहाँ के लोग सोचने लगे कि जिस तूफान ने आइलैंड का इतना बुरा हाल कर दिया, वो बाद में बुर्ज अल अरब का क्या हाल करेगा। बुर्ज अल अरब में एक बार फिर से रुकावट आ गई, लेकिन इस प्रॉब्लम का हल माइक मैकनी चॉल्स ने ढूंढा। उन्होंने कहा कि हम पानी के बहाव को रोक नहीं सकते, लेकिन उसका दबाव कम कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि हम पानी को एक दिशा से दूसरी दिशा में मोड़ सकते हैं, और उन्होंने इसका प्रैक्टिकल भी करके दिखाया। तो यह कॉन्सेप्ट सही निकला। उन्होंने ऐसा ही किया, और उससे पानी का दबाव 50% रुक गया, और फिर बाद में फाइनली इसका स्ट्रक्चर बनकर तैयार हुआ।
लेकिन बाद में इंजीनियरों ने सोचा कि बुर्ज खलीफा पर हवाओं का, तूफानों का कितना असर पड़ेगा। कहीं ऐसा तो नहीं कि हवा को चलते यह गिर जाए, क्योंकि वहाँ 150 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से हवाएं चलती हैं। कहीं ऐसा तो नहीं कि इन हवा को चलते यह गिर जाए। तो वहाँ इन्होंने बुर्ज अल अरब को छोटे रूप में बनाकर इस पर एक्सपेरिमेंट किया। तो इन्होंने देखा कि हवा को चलते बुर्ज अल अरब वाइब्रेशन कर रहा है। तो बाद में इन्होंने सोचा कि यह तो बहुत गड़बड़ हो गई, और फिर बाद में टीम ने सोचा कि इसका डिजाइन चेंज किया जाए। लेकिन बाद में टॉम राइट जी ने मना कर दिया कि नहीं, अगर इसका डिजाइन चेंज किया तो इसकी खूबसूरती बिगड़ जाएगी। अब कुछ ऐसा करना था कि इसका डिजाइन भी चेंज ना हो और हवाओं से भी इसे छुटकारा मिल जाए। और फिर बाद में इंजीनियरों ने इसका हल ढूंढा, जिसका नाम था ट्यूनेड मास डैम्पर। यह एक ऐसा सिस्टम है जिसमें कि यह एक वजन के रूप में लटकाया जाता है, जिससे कि किसी भी चीज में वाइब्रेशन हो तो यह खुद ही एब्जॉर्ब कर लेता है। तो यह खुद ही हिलता है और उसे एब्जॉर्ब कर लेता है, और इससे वाइब्रेशन खत्म हो जाती है। ऐसे ही बुर्ज अल अरब में कई मास डैम्पर लगे हुए हैं जो कि बुर्ज अल अरब को महफूज रखते हैं। और बाद में इन्होंने देखा कि बुर्ज अल अरब के आसपास कुछ होटलें, बिल्डिंगें हैं जो कि बुर्ज अल अरब की खूबसूरती को खराब कर रही हैं। तो शेख मोहम्मद जी के कहने पर उन होटल बिल्डिंगों को गिरा दिया गया। अब बात आती है 1997 की। उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को ठंडा कैसे किया जाए, क्योंकि वहाँ टेम्परेचर 50 डिग्री तक पहुंच जाता है। तो उन्होंने कहा कि इस बिल्डिंग को ठंडा कैसे रखा जाए। तो बाद में बुर्ज अल अरब में एक आइकॉनिक फैब्रिक बॉल लगाई गई, जो कि दुनिया की सबसे बड़ी बॉल है। इस बॉल को बुर्ज अल अरब में लगाया गया, जो कि बुर्ज अल अरब के एक साइड को कवर कर रही है। अब बात यहाँ आती है कि ये बॉल क्यों लगाई गई, वो भी व्हाइट बॉल। तो मैं आपको बता दूं कि ये व्हाइट कलर की बॉल इसलिए लगाई गई है क्योंकि व्हाइट कलर सूर्य के प्रकाश को, जो सूर्य का प्रकाश आता है उसे 90% रिफ्लेक्ट कर देता है। लेकिन व्हाइट से अलग कोई भी कलर सूर्य का प्रकाश इतना रिफ्लेक्ट नहीं कर सकता जितना कि व्हाइट करता है। इसलिए बुर्ज अल अरब में व्हाइट कलर की फैब्रिक बॉल लगाई गई है, जिससे कि सूर्य का प्रकाश इस पर पड़े तो 90% वापस हो जाए और यह बुर्ज अल अरब ठंडा रहे। और फिर 1 दिसंबर 1999 को यह होटल पूरी तरह बनकर तैयार हो गया। अब अगर बात करें कि इस होटल की ऊंचाई कितनी है, तो इस होटल की ऊंचाई 321 मीटर की है। अब अगर बात करें इस होटल में एक दिन का खर्च कितना है, इस होटल में एक दिन का खर्च 20 से 21 लाख रुपए है। अब अगर बात करें इसमें मंजिल की, तो इसमें 56 मंजिल है। इसमें 3 मंजिल नीचे है। लिफ्ट की बात करें तो इसमें 18 लिफ्ट है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए सिर्फ इतना ही। अगर वीडियो थोड़ा ही पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए। मिलते हैं किसी ऐसी ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो में।